नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने केपलर के द्वितीय नियम को देखा था। आज हम लोग तृतीय नियम को समझेंगे, जिसको कि प्रक्रमण कालों का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो केपलर के नियम, टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? केपलर के नियम। ठीक है, केपलर साहब के दो नियम हमने देखे। प्रथम नियम जो कक्षाओं का नियम था, दूसरा नियम देखा क्षेत्रफलीय चाल का नियम देखा, तीसरा नियम देखते हैं केपलर का, जिसको कि प्रक्रमण कालों का नियम भी कहते हैं। तीसरा है हमारा तृतीय नियम। इस तृतीय नियम को परिक्रमण कालों का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा, परिक्रमण कालों का नियम भी इसको कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ पीरियड्स। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है लॉ ऑफ पीरियड्स, परिक्रमण कालों का नियम। समझिएगा इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। समझिएगा, इस नियम में क्या कहा जाता है? इस नियम में कहा गया है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा या फिर किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, है ना। इसी एक चक्कर पूरा को करने को कहते हैं परिक्रमण काल। परिक्रमण काल कहते हैं। क्या कहा? सूर्य के परितः किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, इसी लगे समय को क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं, और इसको कैपिटल टी द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जिस दीर्घ वृत्ताकार पथ पर यह परिक्रमण कर रही है। परिक्रमण का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहां पर सूर्य है और इसके दीर्घ वृत्ताकार पथ पर कोई प्लैनेट जो है वो परिक्रमा कर रही है। तो परिक्रमा करने के समय कहता है कि मान लीजिए यहां पर प्लैनेट कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहां पर हमारा सन है और यहां पर एक प्लैनेट है। कहता है किसी एक फोकस पर है ना, और इस ग्रह को इस पूरे पथ पर ट्रैवल करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग परिक्रमण काल करते हैं, और उसी को टी से प्रदर्शित कर दिया। और जिस दीर्घ वृत्त पर घूम रही है उस दीर्घ वृत्त का एक केंद्र भी है ना। हमने बताया था कि इस केंद्र के आधा इधर ये दीर्घ अक्ष है, और इस दीर्घ अक्ष का जो रेडियस है आधा भाग है दीर्घ अक्ष का आधा। ठीक है, या फिर अर्ध दीर्घ अक्ष इसको कहा जाता है। पूरे को क्या कहा? पूरे को कह दिया दीर्घ अक्ष, और आधे को क्या कहा? अर्ध दीर्घ अक्ष। अर्ध दीर्घ अक्ष, इसको आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो कहता है कि जिस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पर घूमती है उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। समझिएगा कि कहता है तृतीय नियम में कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय
मतलब परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, जो जिस दीर्घ वृत्ताकार पक्ष अक्ष पर या फिर जिस दीर्घ वृत्त पर परिक्रमा करती है, उस दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के समानुपाती होता है। ठीक है, इसमें क्या कहा इन्होंने कि ये जो टी स्क्वायर है, जो परिक्रमण काल का वर्ग, इस दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष के क्या कहते हैं, तृतीय घात के समानुपाती होता है। समझिएगा, इसमें क्या पता चला कि यहां देखिए कि मतलब अगर R बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा ना। समझिएगा, क्योंकि क्या है, दोनों समान अनुपात में है ना, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, या T घटेगा तो R भी घटेगा। मतलब है कि जब अगर दीर्घ वृत्त मतलब कोई भी प्लैनेट जितना ज्यादा दूर होगा, समझिएगा प्लैनेट का अरेंजमेंट है ना, प्लैनेट 1, प्लैनेट 2, मान लीजिए P2, P1, P2, P3 है, P4 है, P5 है, तो जितना ही इस केंद्र से दूरी बढ़ता जाएगा उतने ही उसको समय लगेगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। यही तो परिक्रमण काल का नियम है कि परिक्रमण काल के नियम के आधार पर ही तो हमें मालूम पड़ता है कि जो ग्रह जितना अधिक सूर्य से दूरी पर होगा वो उसको उतना ही समय लगेगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। ठीक है, और इससे क्या पता चला कि जितना नजदीक होगा, जितना रेडियस कम होगा, उतना ही कम समय लगेगा उसको पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। इसी से क्या निकला, आपके केपलर के तृतीय नियम का निष्कर्ष। ठीक है, तब तक एंजॉय कीजिए, केपलर के तृतीय नियम को समझिए, है ना। और अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नए अध्याय के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।